हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जैसे कि पहले ही आप सभी को मैंने कहा था कि हम आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2024 में आयोजित होने वाला है उसके लिए मिनी टेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट नंबर 1 है। इसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा, मैथ्स का भी क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिस रेशियो में एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी रेशियो में मैंने प्रश्न बनाया है। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिस रेशियो में उसी रेशियो में मैंने 20 प्रश्न में आपके लिए मिनी टेस्ट तैयार किया हुआ है। इस 20 के अंदर आपके लिए जीएस का प्रश्न जो होगा 10 प्रश्न जो होगा आपके जीएस के लिए होगा। ठीक है, याद रखिएगा 7 प्रश्न जो होगा रीजनिंग के लिए होगा और 3 प्रश्न जो होगा मैथ्स के लिए होगा। तो इस प्रकार आपके लिए 20 प्रश्न का ये मिनी टेस्ट होगा। आपको चेक करना है कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है और उसके हिसाब से आपकी तैयारी भी यहाँ पे चेक कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू भी रखिए और जो भी टॉपिक का वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है और बाद में अवेलेबल होगा उसको भी मैं आपको साथ साथ रिकमेंड करते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए अपना ये पहला जो मिनी मॉक टेस्ट सीरीज है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि 5,967 कुल पोस्ट आए हैं, जो कि बहुत अधिक पोस्ट है। तो आप अपना तैयारी को थोड़ा अच्छे से करिए, फोकस्ड होकर करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आपको करना ही है कि वीडियो को पॉज करना है और टेस्ट लगाना है और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि इस 20 में से आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है, देखिए शुरू के जो आपको 7 प्रश्न जो मैं लूंगा, जैसे 10 प्रश्न मैंने क्या बताया कि जीएस का होगा। ठीक है, 10 प्रश्न जीएस का होगा। इस जीएस के अंदर 7 क्वेश्चन जो है इंडियन जीएस का है, क्योंकि इंडियन जीएस का पिछले बार ज़्यादा पूछा था और सीजी जीएस का कम, और 3 क्वेश्चन जो होगा आपके लिए सीजी जीएस का मैं लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार 10 प्रश्न जो होगा जीएस का होगा, शुरू से 1 से लेकर 10 तक। पहला प्रश्न है, देखिए साथ ही साथ मैं ऐसा ऑप्शन तैयार किया हूँ ताकि आपका रिविजन भी होता चले। पहला प्रश्न है, मैंने मुगल साम्राज्य से उठाया कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और जो सीजी पुलिस का एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था। 1562 में, 1563, 1564 या फिर ये 1575 कर लीजिए, सेम लिखा गया है, इसको कर लीजिए आप 1575। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1562 में। ठीक है, 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। 1562 में दास प्रथा का अंत तो किया ही था, साथ ही साथ अकबर को हरम दल से मुक्ति भी मिली थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हरम दल से मुक्ति किसको, अकबर को। ये 2 घटनाएं जो महत्वपूर्ण घटना है वो 1562 के अंदर हुआ। 63 के अंदर जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। 1564 की एक घटना याद रखिएगा कि जो जजिया लगाया जाता था मुगलों के द्वारा, उसको अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर जो लगाया जाता था उसको भी समाप्त किया गया था, जजिया कर को समाप्त किया गया था। 1575 का एक याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना किया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब करवाया गया था, 1575 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा जाता है कि दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया था। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। ठीक है, ये इबादत खाना 1575 में, 1582 के अंदर दीन इलाही, अगर पूछ दे कि इलाही संवत का स्थापना कब किया था, तो पहले 1582 में दीन इलाही की स्थापना कराया, इसके बाद 1 साल बाद 1583 के अंदर इलाही संवत एक चलाया था। ये सारे घटनाओं को आप एक सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर ए था। कितने लोगों का सही हुआ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसके शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग, किसके कार्यकाल में स्थापना किया गया था सार्वजनिक निर्माण विभाग का। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सके। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था। डलहौजी के काल में ही लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, लोक सेवा विभाग का भी स्थापना हुआ था, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना हुआ था। और ये चीज और याद रखिएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी, कुछ इंपॉर्टेंट घटना जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट फैक्चुअल की तरह बता रहा हूँ कि जो शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी बनाया था। ठीक है, शिमला में ग्रीष्मकालीन, अगर पूछ दे कि लॉर्ड डलहौजी का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होता था, तो शिमला होता था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बाकी तो आपको पता है कि चार्ल्स मैडकॉफ किस लिए, तो इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। ये जो चार्ल्स मैडकॉफ है, इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में माना जाता है। इनसे पहले जो है भारत के ऊपर जितने भी भारतीयों के द्वारा प्रेस या फिर समाचार पत्र रिलीज किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था, उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता था। ठीक है, तो चार्ल्स मैडकॉफ ने वो सबको मुक्ति किया था, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मैडकॉफ को जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को तो आप जानते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इन्हीं के समय तो क्या हुआ था, आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ये सब आपको पता ही होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में आपको पता होगा कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय भी इन्हीं को बनाया गया था। देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये सब आपको रिवीजन करना है। अगर मैं ये चारों वायसराय और गवर्नर जनरल का नाम दिया हूं तो मतलब ये आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, आप जिस भी पुस्तक से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर भी मुझे जितना ज्यादा यहाँ पे याद आ रहा है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर था। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है। इधर में आपको समाज या फिर संस्था का नाम दिया गया, इसमें उसके संस्थापक का नाम दिया गया, तो असत्य कौन सा है, सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, वेद समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेद समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने नहीं किया था। किसने किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आचार्य केशव सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आचार्य केशव सेन के द्वारा वेद समाज की स्थापना किया गया था। कब, तो 1867 के अंदर किया गया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले के बारे में तो आप याद रखना चाहिए कि कई बार पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज। अगर आपसे पूछे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कब, तो 1873 के अंदर किया था। ठीक है, 1873 में इन्होंने ही बालिका विद्यालय की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहले बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा ही किया गया था। कब, तो 1851 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, बिल्कुल सही है, 1829 के अंदर ही। ठीक है, 1829 में ही सती प्रथा का भी उन्मूलन या फिर समाप्त किया गया था, प्रतिबंध किया गया था, किसके द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और उसी वर्ष ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब, तो सन 1875 के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। ठीक है, तो ये सब घटना को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है जो कि भूगोल से प्रश्न लिया हूं मैं, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, कालसूबाई, कुद्रेमुख या फिर अनाईमुडी, कौन सा सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ही दक्षिण भारत का कौन सा है, तो डोडा बेटा। ठीक है, ये पहले नंबर पे सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, और डोडा बेटा जो है दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और कालसूबाई और कुद्रेमुख जो है ये पश्चिमी घाट के ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ दे तो जो पश्चिमी घाट में जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, तो उत्तरी सह्याद्री जिसको कहते हैं ना, ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालसूबाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1664 मीटर। और दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री
ठीक है, कि सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1892 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई से संबंधित भी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए कि जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नर्मदा नदी, कावेरी नदी, शरावती नदी या फिर स्वर्ण रेखा नदी, किसके ऊपर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी के ऊपर जोग या गरसोपा जलप्रपात है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर शरावती नदी पे जोग या गरसोपा जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी कई बार से जाना जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर एक याद रखिएगा, यन्ना जलप्रपात। ठीक है, यन्ना जलप्रपात कहाँ है तो नर्मदा नदी के ऊपर। कावेरी के ऊपर एक याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा गया है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किसके ऊपर? कावेरी नदी के ऊपर। और स्वर्ण रेखा के ऊपर आपको एक तो पता होना चाहिए, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्ण रेखा के ऊपर में, झारखंड के अंदर है। क्वेश्चन आपके लिए है कि आप बताइए कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट करके आप लोग सब लोग बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसको जरूर बताऊंगा। चलिए आगे हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये तो कई बार पूछा गया है और बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, संविधान का प्रश्न है। 42वां, 46वां, 21वां या फिर 29वां, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना जो है संविधान का, उसमें सबसे पहले समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के अंदर हुआ और इसी संविधान संशोधन के अंदर इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था। एक और याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 का, इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, लघु संविधान। अब इसके अंदर ही 1976 के अंदर तो ये तो हुआ था, इन सभी शब्दों को जोड़ा तो गया था, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा गया था, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा मूल संविधान है उस मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य का नहीं था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा नहीं गया था, 0 संख्या था मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान के अंदर। 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस देश से मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश में शामिल किया गया, याद रखिएगा। चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आप सभी के लिए साइंस का एक प्रश्न लिया हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.4, 6.4 या फिर 2.2 क्या होता है? बताइए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पीएच मान आप सभी को पता है कि 0 से 14 तक का एक स्केल होता है। 7 नंबर जो होता है न्यूट्रल या फिर उदासीन होता है। ठीक है, 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाता है। 7 से 14 तक जो तो बेसिक नेचर को या क्षारीय प्रवृत्ति को दिखाता है। ठीक है, अब बताना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव का जो रक्त होता है वो क्षारीय नेचर का होता है और उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बाकी ये 6.5 जो होता है, जो ह्यूमन सलाइवा होता है, जो लार होता है, उसका होता है। ठीक है, मनुष्य का लार की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, 6.4 दूध का, दूध भी अम्लीय होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो अम्लीय तो होगा ही। 2.2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये नींबू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। ठीक है, तो ये सभी एक बार याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने 7 प्रश्न अभी तक देखा जो कि इंडियन जीएस से है। अब 3 प्रश्न जो आगे के मिलेंगे उसको सीजीजीएस से मैंने लिया है। प्रश्न है, देखिएगा, आसान प्रश्न है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था? ठीक है, आप सभी को पता है कि 1940 के अंदर पूरा देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, आह्वान किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और देश के अंदर भारत में प्रथम अगर व्यक्तिगत सत्याग्रही आपसे पूछ दे तो वो थे विनोबा भावे। ठीक है,
विनोबा भावे थे। आह्वान महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कहां से इन्होंने शुरुआत किया था? तो पवनार आश्रम से। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर जो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, जिन्होंने माना, रायपुर के अंदर जो माना है जगह है, वहां से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था। लेकिन बात आती है कि कब, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 27 नवंबर 1940 को शुरुआत किया था इन्होंने, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ यति यतन लाल जैन भी थे, ठीक है, यति यतन लाल जैन रायपुर से, बाकी अन्य स्थानों पर औरों ने भी किया था। चलिए नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये तो कई बार से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारे चैनल में एक अलग से एक वीडियो अवेलेबल है जनजातीय विद्रोह के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू के माध्यम से आपके लिए तैयारी कराया गया है, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा विद्रोह जो है सुमेलित नहीं है। इधर विद्रोह का नाम दिया गया है और नेतृत्वकर्ता का नाम राइट साइड दिया है, ठीक है। बताइए, मेरिया विद्रोह हिडमा मांझी, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला और मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व नांगुल दोरला के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि यह किया गया था धुरवा राम माड़िया के द्वारा, ठीक है, धुरवा राम माड़िया के द्वारा। नांगुल दोरला के द्वारा कोई विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, ठीक है, कोई विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बाकी मेरिया विद्रोह हिडमा मांझी सही है, तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह सही है और मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा बिल्कुल सही, ठीक है। इसका असुमेलित जो था ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गौर आखेट का अभिनय किस नृत्य के अंतर्गत किया जाता है? माओपाटा, कक्सार, डिटोंग या फिर सरहुल, किसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माओपाटा। माओपाटा जो नृत्य है ये मुड़िया जनजातियों के द्वारा किया जाता है और ये जो है मुख्य रूप से शिकार पर आधारित है, ठीक है। यह एक शिकार आधारित नृत्य है, ठीक है, जिसको हम माओपाटा कहते हैं। इसमें बायसन या फिर गौर का आखेट किया जाता है, ठीक है। किसका आखेट किया जाता है? बायसन, जिसको गौर भी कहते हैं, उसका आखेट इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यह शिकार पर आधारित नृत्य है। तो इस प्रकार अभी तक हमने 10 जीएस के प्रश्नों को देख लिया है। 10 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पीछे एक सवाल आपसे पूछा था, क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि 455 मीटर ऊंचा है और ये कर्नाटक के अंदर ही है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है? तो वराही नदी के ऊपर, ठीक है, वराही नदी के ऊपर है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम 10 प्रश्न तो देख लिए, अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्नों का। तो अब रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए 7 पूछूंगा, इसके बाद 3 प्रश्न जो है मैथ्स का लास्ट में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि कोड में फ्रेंड को HUMJTK लिखा जाता है तो कैंडल को क्या लिखा जाएगा? बहुत आसान है, ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न तो कई बार से पूछे जाते हैं, आप सभी ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड को क्या लिखा जा रहा है? HUMJTK, HUMJTK, ठीक है। इसको क्या क्या करिए ना, नंबर को एक बार लिख दिए, इनका प्लेस नंबर को लिख दिए। जैसे F का क्या होता है? F का होता है 6, ठीक है, R का 18, I का 9, E का 5, N का 14 और D का 4। इसका लिखेंगे तो H का 8, U का 21, M का 13, J का 10, T का 20 और K का 11। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको अगर देखेंगे तो 6 में 2 जोड़ने पर मिला 8, 18 में 3 जोड़ने पर मिला 21, 9 में 4 जोड़ने पर मिला 13, ई में 5 जोड़ने पर मिला 10, एन में 6 जोड़ने पर मिला 20 मतलब टी, और लास्ट में डी है, डी में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो मिलेगा के जो कि 11। मतलब 2 3 4 5 6 7 ऐसे जोड़ जोड़ के अगला जो है डी कोडिंग करके कोडिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो अगला हमारा है कैंडल, ठीक है, कैंडल।
अब इसके अकॉर्डिंग सी का होता है 3, तो हम पहले जोड़ देंगे, 3 2 क्या होता है 5, 5 में क्या आता है ई आता है, ठीक है। तो पहला हमारा ई आ गया, तो देखिए ये वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये दोनों में पकड़ते हैं, दूसरा है ए, 2 था, आप 3 जोड़ेंगे, ए का होता है 1, 1 में 3 जोड़ोगे तो मिलेगा 4, 4 किसके, इस 4 पे कौन आता है डी आता है, तो ई और डी, तो ये वाला भी एलिमिनेट अब ये वाला ही हो सकता है। एन है, एन का होता है कितना 14, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18, 18 पे आता है आर, तो ई डी आर। इसके बाद एन का होता है 4, 4 में 2 3 4 5 जोड़ेंगे, 4 5 हो जाएगा 9, 9 पे आता है आई, तो ई डी आर आई, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आप आगे का भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमेशा जो भी अल्फाबेट होगा उसका प्लेस नंबर को लिख लें। अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पे इसका पैटर्न पता नहीं चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वाले टाइप का प्रश्न हमारा जो रीजनिंग वाला जो सेक्शन है उसमें बहुत सारा प्रश्न कराया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो आप वहाँ से भी कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। चलिए, अब 12वां प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न जो है आकृति गिनने से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, आप सब कर लेंगे, ठीक है। ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह का पैटर्न है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। काउंटिंग फिगर वाला भी एक वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, 2-3 वीडियोस है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास ये ऐसा कुछ फिगर है, इसको काउंट करने के लिए हमको क्या करना होता है, 1 2 3 4 गिन लीजिए और इस सबको जोड़ दीजिए। नीचे से भी देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ऊपर वाले को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, मतलब ऊपर वाला जो इस टाइप का पोर्शन है ये पूरा फिगर में 10 ट्रायंगल है। नीचे में भी जाओगे पूरे के अंदर कितने 10 ट्रायंगल है, तो 10 और 10 20 तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब बाकी आगे देखते हैं कहाँ से होगा। तो देखिए, ये बीच में एक सीधी लाइन है, इधर से हमारा एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल इधर से ये बनेगा, तो 2 और हो गया, ठीक है। और फिर से एक लास्ट में एक बड़ा वाला, एक देखिए एक इधर से बन गया और एक इधर से पूरा बड़ा बन जाएगा, तो 2 और। तो इस प्रकार देखेंगे तो 20 2 22 और 2 24, टोटल 24 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर बनेगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी का कुछ ज़्यादा आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए, 13वां प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। ये दोनों में क्या रिलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों में रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो जब आप इस 31 में 59 जोड़ेंगे तो आपको 90 मिलेगा, तो 43 में 59 जोड़ने पर कितना मिलेगा 102, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपका सही होगा, बहुत आसान प्रश्न था। 14 नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा एक बार बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसान हो जाए। 24 40 64 104, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ खाली, उसी को निकालना है, और लास्ट में 312। यहाँ पे क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पैटर्न आएगा और उतने जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए भी वीडियोज़ हमारे चैनल में अवेलेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में गैप खोजते हैं। जैसे 24 में कितना जोड़ेंगे कि 40 आएगा, तो ये 16 जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है। 40 में कितना जोड़ेंगे कि 64 आएगा, तो ये 24 जोड़ने पर आएगा, ठीक है। 64 में कितना जोड़ेंगे कि 104 आएगा, तो ये 40 जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको ये खोजना है कि यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो इसको खोजने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हम गैप को खोजते हैं। देखिए, 16 में जब हम 8 जोड़े तो 24 हुआ, ठीक है। 24 में जब हम 16 जोड़े तब जाके 40 हुआ। तो यहाँ पे हमको ध्यान से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 8 दूनी 16 है, दुगुना किया जा रहा है। जब ये दुगुना किए तो मतलब हमको यहाँ पर भी दुगुना करेंगे, तब हमको जाके यहाँ का नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि 16 का दुगुना क्या मिलेगा हमको 32, ठीक है। मतलब अगली जो संख्या जो है यहाँ पे 32 जोड़ा जाएगा। इस 40 में 32 जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 40 में 32 जोड़ दिए तो क्या मिल गया 72। अब इसमें 72 जोड़ेंगे तो ये संख्या जाके मिलेगी। तो 104 और 72 कितना हो गया 176। हमारे पास ये 176 ऑप्शन है, ये हो सकता है, लेकिन हमको आगे वाले को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 32, अब 32 का दुगुना करने पर आगे हमको मिलेगा, ठीक है। तो 32 का जब आप दुगुना करेंगे तो क्या मिलेगा 64, ठीक है। 32 का दुगुना 64, मतलब इसमें हमको 64 जोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जब 72 में आप 64 जोड़ेंगे तो मिलेगा
136। अब इस 176 में 136 जोड़ने पर 312 मिलेगा क्या? तो बिल्कुल मिलेगा। मतलब ये हमारा 176 वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमको स्टेप मेथड का भी यूज करना पड़ सकता है। ऐसे आप डिफरेंस निकाल के भी ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 115 नंबर का प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न है कि 4 3 2 5 को 5 3 2 4 लिखा गया है, तो REA को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, लिख देते हैं 4 3 2 5। इसको क्या लिखा गया है? 5 3 2 4। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 और 5 जो है इसके प्लेस को इंटरचेंज कर दिया गया। 5 को शुरू में कर दिया गया और 4 को लास्ट में कर दिया गया। सेम इसी प्रकार आप कर दीजिए। देखिए, इस 5 को यहाँ पे ला दिए, 4 को यहाँ पे ला दिए, बाकी ये सेम है। इसी तरह इस जो रीप है REA पे, इसको आप कर दीजिए। P को आप शुरू में कर दीजिए, R को लास्ट में कर दीजिए, बाकी E और A सेम रहेगा। तो हमारा सही आंसर होगा PEAR, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जो है पिछले बार 2018 में जो कांस्टेबल पुलिस की भर्ती आई थी उसका प्रश्न था, तो मैंने वहां से उठाया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आसान भी है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर दे लेंगे, इसके बाद मेरे आंसर को आप मैच करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, चलिए इसको कैसे करना वो देखिए। ये 10 है, ये 14 है, 34 कैसे हो गया? तो अगर 10 का दुगुना किया जाए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। इस 20 में अगर 14 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 34 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या यहाँ भी पैटर्न फिट बैठ रहा है क्या? 6 का दुगुना किए तो मिला 12, 12 में 18 जोड़े तो 30 मिल गया। बिल्कुल सही है, मतलब यही पैटर्न लगेगा। 2 में दुगुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 में 22 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 26। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका भी सही हुआ होगा। चलिए आगे 17 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए कि यदि किसी कूट में GIVE को 5137 और बैट को 924 लिखा गया है तो बाइट को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ये सब प्रश्न जो है पिछले बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इस सभी प्रश्नों को, मतलब आपको ये करना है कि ऐसे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है कि गिव जो है इसको लिखा गया है 5137 और जो बैट है, बैट को लिखा गया है 924। तो बताइए कि बाइट को क्या लिखा जाएगा? देखिए, तो देखिए बी के लिए क्या कोड है? बी के लिए कोड है 9, तो ये हो गया 9। आई के लिए क्या कोड है? 1। ठीक है, तो 1 हो गया। टी के लिए क्या कोड है? 4, तो 4 लिख दिया। और ई के लिए क्या कोड है? 7, तो 7। 9 1 4 7 हमारा सही आंसर हो। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हार्ड क्वेश्चन भी बनाया जाता है, लेकिन ये इजी वाला पैटर्न वाला है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। तो इसका हमारा आंसर होगा 9 1 4 7 का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 7 प्रश्न जो है रीजनिंग का हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे के जो 3 प्रश्न होंगे 18 से लेकर 20 तक, वो मैथ्स के प्रश्न होंगे। और मैथ्स को सारे प्रश्न जो है पिछले साल आए हुए हैं, वही प्रश्नों को मैंने उठाया है ताकि आपको ये पता चले कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। और बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बस लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न जो है लाभ हानि से है। लाभ हानि के हमारे पास चैनल में 3 से 4 वीडियो जो है अवेलेबल हैं और उसमें टॉपिक वाइज, मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन कराया गया है, तो आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उसमें 5% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए, क्या बोला है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक करके अंकित मूल्य रखता है। तो एक काम करते हैं ना, 100 मान के बना लेते हैं। मान लेते हैं कि दुकानदार जो है उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। ठीक है, अब 20% बढ़ा के रखता है अंकित मूल्य को, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को इससे 20% बढ़ा के रखेगा। तो 100 से 20% बढ़ाएगा मतलब 120% हो जाएगा। मतलब 100 रुपये का सामान को वो 120 रुपया अंकित करके रख रहा है। फिर बोलता है कि 5% का छूट दे रहा है। अब ये 120 रुपया तो अंकित मूल्य है, इसमें 5% का छूट दिया। 120 का 5% अगर छूट दिया तो 95% में बेचा होगा, 5% तो छूट दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 पंचे 95, 20 पंचे 100 और ये 20 छिका 120, तो 19 छिका 114। मतलब पहले तो 100 रुपया में वो खरीदा, उसको बना दिया वो 120 रुपया 20% बढ़ा के, और 120 रुपया में वो 5% छूट देके 114 रुपये में बेचा। 100 रुपये में खरीदा था, 114 में बेचा, कितने रुपए का फायदा हुआ? 14 रुपये का फायदा हुआ।
तो जब 100 रुपये के हिसाब से 14 रुपये का फायदा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 14% ही उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमारा ये सही होगा। एक दूसरा तरीका क्या होता है, पहले 20% बढ़ाया तो +20 कर दीजिए, इसके बाद 5% का छूट दिया तो छूट दिया मतलब -5 कर दीजिए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों में से अगर एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, इन दोनों का गुणा करके ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 100। तो 20 पंचे 100, 100 कट गया एक बार में, 20 में 5 घटाए तो 15, 15 में 1 घटेगा तो मिलेगा 14, 14% का उसको लाभ हो रहा है। तो ऐसे भी 2-3 तरीके से बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करके बहुत सारे वीडियो जो है डाला हुआ है, तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए आगे, 19वां प्रश्न है, भिन्न पर आधारित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान है। देखिए आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको पैसेंस रख के बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एक संख्या का 2/5वां भाग संख्या के 1/3 भाग से 2 बड़ा है, वह संख्या क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कैसे, मान लीजिए पहला ऑप्शन है, इसी को चेक करते हैं। तो 30 मान लेते हैं कि 30 हमारा सही आंसर था। 30 का 2/5 भाग कितना होगा, तो 30 का 2/5 भाग, तो 5 × 30, 6 दूनी 12। 30 का जब 2/5 निकाले तो मिला 12, और इसी 30 का 1/3 निकाल दिए तो कितना मिला, 3 × 30, 10 मिल गया। अब क्या बोला है, ये पहले 2/5 भाग 12 मिला है, 1/3 भाग 10 मिला है। बोला है कि ये 2/5 वाला भाग जो है 1/3 से 2 बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। देखिए ना, 1/3 वाला 10 है, 2/5 भाग वाला 12 है। देखिए इससे कितना बड़ा है, 2 ही बड़ा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे बना सकते थे। एक्स मान के कैसे बनाते, मान लेते हैं वो संख्या एक्स है, तो एक्स का 2/5, दूसरा संख्या 1/3, एक्स का ही 1/3, इन दोनों का अंतर ही कितने का है, 2 का है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको 30 ही मिलेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर दे सकते थे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम इस मिनी टेस्ट का 20वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि समानुपात पर आधारित है। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन का 3 वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन कराया, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ये जो पुलिस वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसे प्रश्नों को बहुत सारा कराया है। प्रश्न है कि एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पद क्रमशः 15, 21 और 49 है, उसका तृतीय पद क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसे निकाला जाता है, देखिए समानुपात का मतलब, समानुपात का सिंबल पहली बात तो ऐसे समझ लीजिएगा। प्रथम पद कितना बोला है, 15, तो मैं पहला लिख दिया 15, अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा पद है 21, तो 21, पहला दूसरा, बीच में समानुपात का चिन्ह। इसके बाद तीसरा वाला हमको निकालना है, तो तीसरा वाला x लिख दीजिए, और चौथा कितना दिया 49, आप यहाँ पे 49 लिख दीजिए। अब इसको भिन्न में बदल दीजिए। कैसे, जो अनुपात है उसको बटा में लिख दीजिए, जो समानुपात है उसको बराबर में लिख दीजिए, x/49। इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 × 21, 7 × 7 49। देखिए 3 पंचे 15 कट गया, और ये 5 × 7 35, x का वैल्यू कितना मिल गया, 35। मतलब जो तृतीय अनुपाती है या फिर जो तीसरा पद है वो कितना था, 35 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्न देखा। 20 प्रश्न में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो टेस्ट कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट अगर पॉजिटिव रहा तभी मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आपके लिए फायदेमंद ही नहीं होगा तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन PDF वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा वहाँ पर भी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप ऐसे ही जुड़े रहें। ठीक है, जितने भी टाइप का यहाँ क्वेश्चन कराया उन सभी के लिए जो वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर जाके देखेंगे। बहुत अच्छे से मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन मैथ्स का और रीजनिंग का कराया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।